हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। बहुत दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा 2025 के अंदर सीटेट का, उसके लिए मैं क्लासेस तैयार करूं और आप लोग के साथ जो है चीज़ों को शेयर करूं। तो ये मैंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट करा था, जिसमें से प्रश्न के लिए बहुत कम लोग हैं और टॉपिक के लिए भी बहुत कम लोग हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं साथ साथ आपके कंटेंट 82% लोगों ने जो है यहाँ पे रिप्लाई अपना दिया है। तो 300 लोगों ने वोट करा है इस चीज़ में। तो मैं नेक्स्ट आपके सीटेट के लिए 2025 के लिए जानदार ज़बरदस्त कंटेंट के साथ यहाँ पे कुछ न कुछ किसी न किसी सब्जेक्ट का डेली मैं चीज़ों को शेयर करूंगी। क्लास में लगातार आप लोग बने रहिए। बिना डिले किए हुए मैं अपने प्रश्नों को यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। लगभग 6 मंथ आपके पास हैं, तो इसमें से आप चाहें तो बहुत ही अच्छे से आप सिलेबस वाइज पूरा कंटेंट पढ़ सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी कर सकते हैं। ये मेरी यूट्यूब पे 2025 के लिए पहली क्लास है। सवाल ये कह रहा है कि गणित की एक कक्षा में खुले सिरे वाले प्रश्नों को पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका यहाँ पे सही है, ये चीज़ आपको बताना है। यह विद्यार्थियों को अभिसारी चिंतन कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह तार्किक चिंतन कौशल का विकास करता है। इसमें से आपको सही कथन ढूंढ करके बताना है। केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, या फिर आपका दोनों सत्य है या दोनों असत्य है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। जिस सवाल के केवल एक उत्तर हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो निगेटिव हो जाता है, ये तो आंसर होगा नहीं। अगला कह रहा है कि यह तार्किक चिंतन कौशल का विकास करने में सहायता करता है। बिल्कुल सहायता करता है, तो ये आपका पॉजिटिव है। तो केवल बी आपका पॉजिटिव, केवल बी आपका बी ऑप्शन में है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ आपको समझना है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यानी जो अपसारी चिंतन है, उसके लिए आपके जो सवाल होंगे वो एक होंगे, लेकिन उस सवाल का जो उत्तर है वो आप कई तरीके से दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। वहीं पे कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है, अभिसारी चिंतन जो होता है, उसके लिए आपका एक सवाल है, उसका एक ही उत्तर होगा। अपसारी और अभिसारी सोच की जो अवधारणा है, ये जेपी गिलफोर्ड द्वारा बनाई गई है, जो समस्या समाधान में शामिल है। जिन समस्याओं का केवल एक ही सही समाधान होता है, उन्हें अभिसारी सोच या फिर अभिसरण सोच का उपयोग करके हल किया जाता है। जब किसी समस्या के एक से अधिक सही समाधान हो, तो वह भिन्न सोच को दर्शाता है, यानी आपका अभिसारी चिंतन को दर्शाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? यह एक से अधिक उपागमों द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीके को संदर्भित करता है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें लीक से हटकर सोच शामिल है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन सारे पॉइंटों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये आपका सेम चीज़ें हैं, बट आपको चीज़ों को यहाँ पे ये समझना है कि आपको अभिसारी सोच किसे कहते हैं और आपका अवसारी सोच किसे कहते हैं। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड ने अभिसारी सोच और अवसारी सोच की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है। तो अभिसारी सोच जो होता है, यह एक ऐसी क्षमता को संदर्भित करता है जो एक सही समाधान पर, जैसे कोई आपसे पूछे कि आपका भारत की राजधानी क्या है, तो उसका एक ही उत्तर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका अभिसारी सोच में आएगा। तो समाधान पर पहुंचने के लिए अनुवर्ती तार्किक कदमों से संबंधित है। इसके लिए रचनात्मकता की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए यह जो है बुद्धि के बराबर है। और वहीं पे जो अपसारी सोच होता है, एक सवाल होंगे, उसके उत्तर आप कई तरह से दे सकते हैं। तो अपसारी सोच यह एक से अधिक तरीकों से समस्याओं को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है। यह रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें लीक से हट करके सोच जो है वो शामिल है। इस प्रकार यह रचनात्मकता के बराबर है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी युक्तियाँ आपका सही है। कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, ये तो आपका पॉजिटिव है। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये आपका नेगेटिव है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, ये भी आपका पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने को आज़ादी देना, स्वतंत्रता देना, ये भी आपका पॉजिटिव है। नेगेटिव आपका केवल एक है, वो है दूसरा आपका किन किन ऑप्शन में है उसको आप काट देंगे। आपका फोर्थ में भी है और थर्ड में भी है। ये आपका जो ऑप्शन है बी, वो आपका सही हो जाएगा, यानी पहला भी सही है, आपका तीसरा भी सही है और आपका चौथा भी सही है। तो ये आपका ऑप्शन बी में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका
बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पीडीएफ में थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर हो गया है, तो नंबरिंग पे मत जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो रचनात्मकता है वो क्या है। बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता है, लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता है, या फिर अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता है, या फिर दूसरों की नकल ज्यों के त्यों करने की क्षमता है। तो जहाँ दिख जाए नकल, रटना, ये आपका वैसे भी निगेटिव हो जाता है। यह आपका अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता को दर्शाता। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सी आंसर आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा, यानी अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता को ये दर्शाता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को दर्शाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपसारी क्या है? अपसारी क्या है, इस चीज़ को हमने अभी अभी जो है पहले प्रश्न में समझाया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। यह आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अभिसारी सोच जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, यानी क्लोज एंडेड प्रश्न इसमें होते हैं। ओपन एंडेड जो प्रश्न होते हैं वो आपका अपसारी में होते हैं। तो एक से अधिक तरीके से समस्याओं को हल करने को कौन संदर्भित करता है? अपसारी सोच। और अभिसारी सोच जो है वो एक समाधान पर जो है संदर्भित करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। इसको दोहराएंगे नहीं, क्योंकि पहले सवाल में ये मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे बताई थी। एक सवाल आपका कथन और कारण से है। कथन ए में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कारण R1 तथा R2 सही है। एक छात्र जो है 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है। कारण ये है कि विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा को सहज नहीं है। छात्रों को पुनः समूहीकरण के चरण को संचालित करने में कठिनाई हो रही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक छात्र जो है 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है, असफल है, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा से जो है सहज नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे सही लिखा है, तो ये आपका कारण R1 सही है। R2 कह रहे हैं कि छात्रों को पुनः समूहीकरण के चरण को संचालित करने में कठिनाई होती है। दोनों बातें सही लिखी है। कारण R1 और R2 दोनों पॉजिटिव लिखा हुआ है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी सही कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो। नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित अंकित किया गया है। सही कथन आपको यहाँ पे बताना है। गणित पाठ्यचर्या को सुसंगत होना चाहिए, ये आपका अभिकथन है। कारण आर कह रहे हैं कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत के साथ जुड़ता है और इस प्रकार से वे नई समझ कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो दोनों बातें पॉजिटिव लग रहा है और दोनों बातें एक दूसरे का जो है कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे कौन सा ठीक होगा? दोनों सही हैं और आर सही कारण है ए का। और सेकंड में कह रहा है कि दोनों सही हैं परंतु आर सही कारण नहीं है ए का। और ये कह रहा है गलत है आर, और इसमें कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही नहीं है। तो इसमें दोनों सही हैं, इसलिए आपका पहला आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही और आर सही कारण है ए का। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति कौन सी नहीं है? यानी आपका नकारात्मक कथन आप बताना है। हस्तकौशल सामग्री का उपयोग, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, कहानियों, कविताओं और खेलों का उपयोग, मातृभाषा में निर्देश। मातृभाषा में निर्देश ये आपका पॉजिटिव है। कहानी, कविता और खेल का उपयोग ये भी आपका पॉजिटिव है। हस्तकौशल सामग्री का उपयोग ये भी आपका पॉजिटिव है। जो आपका यहाँ पे बी है वही आंसर यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है? पंक्तिबद्धता, पदानुक्रम समावेशन, वर्गीकरण या फिर आत्म केंद्रित। तो पंक्तिबद्धता जो है ये आपका होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पदानुक्रम समावेशन ये भी वर्गीकरण भी होता है, कई बार आप 1 2 करके ऐसा वर्गीकरण करते हैं चीज़ों का। आत्म केंद्रितता का इससे कोई लेना देना नहीं है संख्या से, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है आपका यहाँ पे फोर्थ आंसर यहाँ पे। मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा विवेचना इसलिए उसके पास होगी। तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता होगी, या फिर त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता होगी, या फिर सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता होगी। तो मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा है यानी विवेचना है, तो उसके पास जो तार्किक है चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगी, यानी तार्किक और व्यवस्थित रूप से
सोचने की, थिंकिंग करने की क्षमता होगी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही होगा? पहला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी आपको दिख जाए याद करना, परिभाषा रटना, ये सारी चीज़ें आपकी नकारात्मक हो जाती हैं। तो नकारात्मक अगर पूछा जाए तो नकारात्मक ढूंढना है, सही पूछा जाएगा तो सही आपको ढूंढना है। यहाँ पे आपका स्मरण लिखा है, यहाँ पे त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता। यार गलतियाँ जो होती हैं वो अधिगम की हिस्सा होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिना त्रुटि किए हम चीज़ों को सीख लेंगे और कर लेंगे। तो सही गणितीय सूत्रों को यहाँ पे लिखा है, याद करने की क्षमता। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा? आपका पहला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। मिडिल स्कूल स्तर पर गणित को सबसे कठिन विषयों में से एक माना जाता है। बिल्कुल नहीं माना जाता है, सबसे कठिन विषय नहीं माना जाता गणित को। इसलिए ऑप्शन आपका पहला ठीक नहीं होगा। गणित में संकल्पनाएं एक रैखिक पैटर्न का पालन करती हैं, सीधे एक रैखिक पैटर्न का पालन करती हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी आपका नहीं होगा। अगर व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं को दृढ़ नहीं किया जाएगा तो भाग का परिचय नहीं कराया जा सकता। ये पॉजिटिव लग रहा है। पूर्णांक को प्रस्तुत करने से पहले भिन्न को प्रस्तुत कर सकते हैं। व्यवकलन यानी आपका जो घटाना होता है इसमें, और गुणन यानी गुणा में, इन सब में आप बेहतर नहीं हैं तो आप भाग नहीं सीख सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आपको अब पूछा जा रहा है कि पदानुक्रमित प्रकृति के लिए गणित की सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका ठीक हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वे गणित की भाषा पढ़ाने का एकमात्र संसाधन है। तो ऐसा नहीं है। शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में करना चाहिए, नहीं मातृभाषा में, बच्चे की घर की भाषा में। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे गलत हो जाएंगी। ये हल करने में आसान होती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को गणित में बेहतर अंक के लिए, तो बेहतर अंक के लिए, उच्च ग्रेड के लिए आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर आपका पहला ठीक हो जाएगा, यानी छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना एक क्या है? महत्वपूर्ण कौशल है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तक उपलब्ध कराएंगे। अभिभावक को परामर्श देना कि वह बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाएं, या फिर आपका यहाँ पे बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। तो ये आपका पॉजिटिव है। वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना करना, तैयार करना। तो वर्ष के अंत में नहीं भाई, लगातार। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा ठीक होना चाहिए? यहाँ पे आपका सी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से पेडागोजी के जो सवाल होते हैं ना, बहुत ही आसान होते हैं। जब कंटिन्यू आप जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करते रहेंगे तो पेडागोजी के जो सवाल हैं वो आपके आसान लगने लगेंगे। तो कैसे रहे ये सारे सवाल, इतना ही सवाल हो पाए, क्योंकि उतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है कि मैं और ज़्यादा लंबा इस क्लास को करूं। और मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ कंटेंट भी होगा, ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि मैथ का पेडागोजी था, पहला क्लास था, इसमें नहीं हो पाया। प्रश्न तो अभी बहुत हैं, 30 प्रश्न हमने लिया था, बट नहीं हो पाएगा। तो अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से क्या होगा कि जो हमारी वीडियो है उसको यूट्यूब जो है और लोगों तक भेजेगा। तो अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये प्रश्न कैसा लगे, क्या ये लगातार चीज़ें होनी चाहिए, आप कमेंट करिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।